नमस्ते ऑल। आज हमारे साथ में है डॉक्टर मंजुलता आंचलिया, MS FIAGES। शी इज़ डायरेक्टर एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एंड कंसल्टेंट सर्जन एंड HOD and general surgery at Apollo Hospital, Ahmedabad. Ma'am has more than 4 decades of experience and also she has been awarded with gold medals and quite few recognitions. नमस्ते मैम। एंड मैम अभी एक्चुअली हम लोग ये जानना चाहते हैं, जनरली अगर हम बात करें, हाल ही में मेरी एक दोस्त थी जिनको पेट दर्द के साथ में उल्टी की समस्या और बुखार आना, सीधी तरफ ज़्यादा पेट दर्द होना, ये सारी समस्याएं हुई थी। तो मैम आप इस बारे में कुछ हमें बता सकती हैं कि ये जनरल समस्या जो हर दूसरे तीसरे चौथे इंसान को होती है, किस रीज़न से होती है? देखिए, वैसे तो पेट दर्द के बहुत सारे कारण हैं। पेट को हम पेंडोराज बॉक्स कहते हैं और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि ट्रबल दे सकते हैं। लेकिन अगर दाहिनी तरफ यानी सीधी तरफ उसको पेन हुआ है लोअर साइड में, तो इसके जो है वो 5-6 कारण हैं जो कि बहुत साधारणतया यही कारण पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, इसमें अपेंडिक्स की तकलीफ़ हो सकती है। अपने पेट में बड़ी आंत में एक लंबी सी ट्यूब होती है 5 से 6 सेंटीमीटर की, या सूजन हो जाए तो उसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसकी वजह से दाहिनी तरफ पेन हो सकता है, उल्टी आ सकती है, बुखार भी आ सकता है। दूसरे कारण जो है वो है पथरी की शिकायत। ये भी काफ़ी कॉमन तकलीफ़ होती है जी। पथरी किडनी में भी हो सकती है और किडनी की जो नली होती है उसे हम यूरेटर कहते हैं, उसमें भी पथरी हो सकती है। और अगर ये राइट साइड की किडनी के अंदर है तो अपनी ये राइट साइड के तरफ नीचे दाहिनी तरफ पेट में दर्द हो सकता है, इसमें भी। तीसरे कारण मुख्यतया अपने जो लेडीज़ में होता है, तो यूट्रस की एक ट्यूब होती है, उसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसके साथ ओवरी भी अटैच्ड होती है। उसमें किसी भी तरह का आ जाए तो उसकी वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है दाहिनी तरफ। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि बड़ी आंत में जो सीकम का हिस्सा होता है उसमें सूजन आ जाना, उसे हम टिफिलाइटिस कहते हैं। तो ये मुख्यतया ये कारण है, मुख्यतया यही कारण है पेट में दाहिनी तरफ पेन होने के। अगर आपकी दोस्त को दर्द के साथ में उल्टी भी हुई है और साथ में बुखार भी था, तो इसमें संभवतः उसको अपेंडिक्स के अंदर सूजन होकर के इन्फेक्शन भी हुआ है, ऐसा हो सकता है। जी। फिर उसने क्या किया आगे? मैम उसके बाद में उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया एंड कुछ उनको सर्जरी भी एडवाइस की गई। तो नाउ शी इज़ अंडर ट्रीटमेंट फॉर नाउ। बट ये जनरल पेट दुखने जैसी जो समस्या है ये जनरली होती है कई लोगों को, और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये किस चीज़ वजह से हो रहा है। हम इसे मामूली पेट दर्द बोल के छोड़ देते हैं, तो हमें इसे कैसे सीरियस लेना चाहिए? तो देखिए, अगर आपकी दोस्त को पेट में दर्द हुआ, उसके बाद वो हॉस्पिटल उसको लेके गए, तो हॉस्पिटल में ज़रूर जांच करी होगी जी, और कुछ टेस्ट भी किए होंगे। उसके बाद में उनकी डायग्नोसिस बनी होगी और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ होगा। जी। तो आज हम जो है बात करेंगे मेनली अपेंडिसाइटिस के ऊपर, जो मुख्यतया दाहिनी तरफ पेट में दर्द होने का कारण है। जी। तो अपेंडिसाइटिस जो होता है, इसमें अपेंडिक्स के ऊपर सूजन हो जाता है। सूजन जो है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और सूजन होने का दूसरा कारण है कि उसमें कहीं पर जा कर के कोई चीज़ फंस जाए, उसकी नली में कोई चीज़ फंस जाए, उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसमें जब सूजन आ जाती है तो एक बार बहुत तेज़ दर्द उठता है, उसको हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। उस तेज़ दर्द के साथ में कई बार हल्का बुखार भी आ जाता है और उल्टी भी होनी शुरू हो जाती है, और साधारणतया उसको भूख नहीं लगती है दर्दी मरीज़ को, और कई बार उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। अगर अपेंडिसाइटिस ज़्यादा सीवियर है तो कई बार गैस पास होना और कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये भी उसके सिम्टम्स होते हैं। जब ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जी। तो जब ऐसा दर्द किसी को उठता है तो साधारणतया लोग कुछ घरेलू उपचार करते हैं पेट के दर्द के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि चलो गैस हो गई होगी, एसिडिटी हो गई, तो लोग कुछ घरेलू दवाइयाँ करते हैं। अगर उससे आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए।
ठीक है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एग्ज़ामिन करेगा, देखेगा, और उसके बाद में हो सकता है वो कुछ आपको टेस्ट सजेस्ट करे। जी तो टेस्ट जब करते हैं उसके हमें डायग्नोसिस पता चलती है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो आपकी जो दोस्त हैं जी वो हॉस्पिटल में गई होंगी, बिल्कुल। उनको कुछ टेस्ट भी कराए होंगे, जी और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा होगा कि ये अपेंडिक्स की शिकायत है कि जी नहीं है। तो क्या बताया था आपकी आपकी दोस्त को उन्होंने? जी उनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था। हाँ हाँ। और वो अगले मतलब उन काफ़ी टाइम से उनको पेट दर्द रहा ही था और उन्होंने उस समय पे इग्नोर ही किया कि नॉर्मल होगा। देन जब वो सीवियर हुआ एंड फीवर एंड वॉमिटिंग जैसी शिकायतें होने लगी तब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड फर्दर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी दिया उनको और अच्छा। आगे उन्हें सर्जरी भी एडवाइस किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम आज बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स और साइंस क्या जी क्या होते हैं। जी तो देखिए, अपेंडिसाइटिस दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं अक्यूट अपेंडिसाइटिस, उसमें जो दर्द है अचानक उठता है और बहुत तेज दर्द होता है कि पेशेंट से रहा नहीं जाता है, उसको जी तुरंत कुछ ना कुछ उसको इलाज लेना ही पड़ता है। और दूसरा एक तरह का होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक या सब अक्यूट अपेंडिसाइटिस। उसमें दर्द की शुरुआत जो होती है वो धीरे धीरे करके होती है, और कभी दर्द होता है कभी नहीं होता है, कभी खाने के बाद में बढ़ जाता है, कभी गैस पास होने के बाद में जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो इस तरह की जो दर्द वो अपेंडिसाइटिस होती है उसको हम क्रॉनिक या सब अक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जब ये दर्द उठे, अगर आपकी फ्रेंड को बहुत अक्यूट दर्द उठा है, बहुत सीवियर पेन हुआ है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले ही जाना पड़ता है, नहीं तो घर पे वो रह ही नहीं सकती है, इतना ज़्यादा दर्द होता है और इतनी वॉमिटिंग्स होती है कि वो कुछ खा भी नहीं सकती है। मैम जैसे ही दर्द होता है अपेंडिक्स का जो कि बहुत पेनफुल होता है, तो इसके जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं क्या उसमें ऐसा होता है कि मरीज को हफ्ते में 1-2 बार ही पेट में दर्द हुआ और उस समय ध्यान न दिया हो और आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ जाए? अब ये जो सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस या क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस होती है उसके अंदर इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं जी कि कई बार थोड़ा थोड़ा दर्द उठता है, उन्होंने कुछ दवाई ली या कुछ घरेलू उपचार किया, उससे थोड़ा कम हो गया, फिर जब आज खाना खाया या कुछ मेहनत का काम कर लिया वापस शुरू हो जाता है। तो ऐसा सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस में हो सकता है। अक्यूट अपेंडिसाइटिस जो होता है उसका पेन बहुत सीवियर होता है और उसमें जो अचानक उठता है और तेज़ी से उठता है और खूब तेज़ हो जाता है धीरे धीरे करके। और कई बार ये दर्द जो है वो अपनी जो नाभि होती है उसके आसपास उठता है और फिर नाभि के पास उठने के बाद में धीरे धीरे राइट साइड में, राइट लोअर साइड में वो दर्द शिफ्ट हो जाता है। उसके साथ में कई बार डायरिया हो सकता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई बार उसको पेशाब में जलन हो सकती है, कई बार उसको एसिडिटी की भी शिकायत हो सकती है। ये सारे लक्षण जो हैं अपेंडिसाइटिस के दर्द के साथ में हो सकते हैं। बुखार भी हो सकता है, अगर अपेंडिक्स साइट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, तो पेशेंट को बुखार भी हो सकता है। जी मैम इसमें सर्जरी के अलावा और क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं अपेंडिसाइटिस के लिए? इसमें देखो, पहले तो जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हम उसकी कुछ जांच करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ ये दर्द अपेंडिसाइटिस का ही है, दूसरा तो नहीं है, लाइक पथरी तो नहीं है, उसको ओवरी में सूजन तो नहीं है, आंतों में सूजन तो नहीं है। ये सब हमें डिसाइड करना पड़ता है, जिसको कहते हैं डायग्नोज करना है, करेक्ट डायग्नोसिस। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, उसका यूरिन टेस्ट करते हैं, उसकी सोनोग्राफी करते हैं, और सोनोग्राफी में साधारणतया क्या तकलीफ़ है, पथरी है, आंत में सूजन है या अपेंडिक्स में सूजन है, ये पता चल जाता है हमें। लेकिन कई कई बार अपेंडिक्स जो है उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो बड़ी आंत के नीचे होती है, तो सोनोग्राफी में गैस की वजह से कई बार वो नज़र नहीं आती है। ऐसी स्टेज में हमें कई बार उसका सीटी स्कैन भी करना पड़ता है। तो ये टेस्ट करने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि इसको दर्द पथरी का है, आंतों का है या अपेंडिक्स का है। अगर ये दर्द अपेंडिक्स का है, ये नक्की हो जाता है इन्वेस्टिगेशन से, तब हम उस तरह से इलाज शुरू करते हैं। जी ठीक है मैम, अपेंडिसाइटिस की जो सर्जरी होती है क्या उसमें चीरा लगाना ही एक तरीका है? ऐसा देखो, अपेंडिक्स की जो है एकदम से हम ऑपरेशन शायद ना भी करें। जी पहले जब मरीज़ आता है तो कई बार हम उसको एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। अगर सूजन बहुत कम है, अभी शुरू ही हुई है, पहला अटैक है और मरीज़ नहीं चाहता है कि इमीडिएटली मैं ऑपरेशन कराऊं, तो पहले हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं, खाना पीना उसका थोड़ा कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं और उसको
वो इंट्रावीनस आईवी फ्लूइड यानी ग्लूकोज और सेलाइन उसको चढ़ाते हैं हम। इससे कई बार दर्द कम हो जाता है और सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये जो है इसमें अगर कम हो जाती है तो फिर हो सकता है कि उसको दोबारा अटैक ना आए। अगर ये साधारण अटैक था, बहुत माइल्ड अटैक था, लेकिन हो भी सकता है कि वो दोबारा भी उसको अपेंडिक्स का अटैक आ सकता है जी। तो ऐसे में हमको फिर ऑपरेशन के लिए सोचना पड़ता है। अगर शुरुआत में ही अपेंडिक्स में बहुत सूजन है, सोनोग्राफी में वो एकदम वो काफ़ी उसमें इन्फेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, या उसमें थोड़ा पस हो गया है, या उसमें गैंग्रीन हो गया है, तो फिर उसको हम तात्कालिक ऑपरेशन करते हैं जी। ऑपरेशन जो है दो तरह से हो सकते हैं। एक है उसमें हम छोटा चीरा लगाते हैं अपने पेट के दाहिनी तरफ, और करीब वो 2 से 2.5 इंच का चीरा होता है, और उस चीरे से उसका अपेंडिक्स जो है उसका निकाल देते हैं और उसको टाँके ले लेते हैं जी। इसको कहते हैं ओपन अपेंडिसेक्टमी। आजकल दूसरी नई टेक्नोलॉजी निकली है, उसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। लैप्रोस्कोपिक में क्या करते हैं कि एक दूरबीन होती है जिसको लैप्रोस्कोप कहते हैं, और वो दूरबीन जो है वो पेट के अंदर डालते हैं, और 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी पेट में डालते हैं, और वो छेद छोटे छोटे छेद करके उसमें से डालते हैं, और छेद की साइज़ करीब 5 to 10 मिलीमीटर होती है, तो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। एक छेद जो है वो अपने नाभि के पास होता है, और 2 छेद जो होते हैं पेट के निचले हिस्से में होता है, और इस दूरबीन से हम अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं। इसको कहते हैं हम लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। अंदर दोनों ऑपरेशन सेम है, दोनों में ही हम अपेंडिक्स निकालते हैं जी। लेकिन बाहर में देखें तो एक ऑपरेशन में 3 छेद होते हैं लैप्रोस्कोपी में, और जो ओपन वाला होता है उसमें करीब 2 से 2.5 इंच का एक चीरा लगता है जिसको हमें टाँके लेने पड़ते हैं। इतना फ़र्क है दोनों में। ओके ऐसी सर्जरी के बाद में लेप्रोस्कोपी हो या नॉर्मल सर्जरी हो मैम, उसके बाद में एक पेशेंट को किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन के बाद में 1 से 2 दिन यूजुअली हम पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं। उसको अपने इंट्रावीनस इंजेक्शन और आईवी फ्लूइड्स देते हैं, मतलब ग्लूकोज चढ़ाते हैं, सेलाइन चढ़ाते हैं, इंजेक्शन देते हैं घाव सूखने और इन्फेक्शन कम करने के। उसके बाद में जब उसको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, उसको आंतों में से गैस पास होने लगती है या स्टूल पास हो जाता है, उल्टी बंद हो जाती है, खाना खा सकता है, तब हम उसको घर भेज देते हैं जी। और घर पे हम उसको जो है कहते हैं कि थोड़ा दिन आपको आराम करना पड़ेगा। तो लैप्रोस्कोपी वाली जो सर्जरी होती है उसमें थोड़ा दर्द कम होता है ऑपरेशन के बाद में, और रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। जो चीरे वाली होती है उसमें स्लाइटली थोड़ा सा दर्द 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो सकता है उसमें, और 2-3 डोज एनाल्जेसिक की भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी रिकवरी आफ्टर रिकवरी जो है वो दोनों में सेम होती है, अच्छे से हो जाती है दोनों के अंदर। मैम, इसमें खाने पीने में कोई परहेज़ की जाती है कुछ समय तक? कुछ समय तक, मतलब जब तक उसका घाव नहीं भरता है और आंतों का मूवमेंट ठीक से नहीं होता है, तब तक हम उसको शुरू के 2 दिन हम खाना बंद रखते हैं जी, और ग्लूकोज और सेलाइन देते हैं नसों में। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे प्रवाही शुरू करते हैं, फिर उसको सेमी सॉलिड्स देते हैं, फिर उसको अपना इजीली डाइजेस्टेबल सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं। आफ्टर वीक टू 10 डेज उसको फिर हम नॉर्मल डाइट के ऊपर लेके जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसे रिकवर हो रहा है और उसकी आंतें कैसे खाने को पचा पा रही, उसके हिसाब से। मैम, जैसे कि सर्जरी जो होती है किसी भी पेशेंट की, तो एक मिथ होता है कि हम अगर एक भी बार सर्जरी कराएंगे, हमारी बॉडी में ज़रा भी कट लगा या हमने कोई भी सर्जरी कराई तो आगे हमें तकलीफ़ बढ़ती ही जाएगी। तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो, अगर अपेंडिसेक्टमी का ऑपरेशन नॉर्मल है, नॉर्मल मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरे कोई और पेट में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऑपरेशन के बाद में साधारणतया कोई तकलीफ़ नहीं होती है और पेशेंट बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर हो जाता है, और कोई ऑपरेशन के बाद की दूसरे कोई उसकी तकलीफ़ें नहीं होती है। लेकिन किसी किसी केस में जब हम अपेंडिसेक्टमी करते हैं, पेट के अंदर थोड़ी सी चीर फाड़ होती है, तो जहाँ पर भी कहीं पे चीरा या वो होता है वहाँ पर कई बार थोड़े आंतें और ओमेंटम आके चिपक जाता है, उसको हम कहते हैं एडिशन फॉर्मेशन, चिपक जाना। वो कई बार पेट में दर्द और ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है जी।
दूसरा ऑपरेशन, अगर सपोज़ अपेंडिक्स के अंदर पस भर गया है, एब्सेस बन गया है, गैंग्रीन हो गया है और पेशेंट जल्दी नहीं आया डॉक्टर के पास में, जल्दी से आकर ट्रीटमेंट नहीं लिया, ऑपरेशन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति के में जब हम ऑपरेशन करके अपेंडिक्स निकालते हैं तो आसपास की आंतों के अंदर थोड़ी बहुत इंजरी होने के चांस रहते हैं और उसमें से फीकल मैटर लीक कर सकता है। इसको हम कहते हैं फीकल फिस्टुला बन जाना। तीसरा कॉम्प्लिकेशन इसका ये है कि पस अगर बन गया है तो पूरे पेट में फैल सकता है वो। तो अगर आप लेट हो गए हैं, आप आए नहीं हैं जल्दी, कई दिन घर पे ही निकाल दिए हैं, तो उसमें पूरे पेट में पस फैलने का डर रहता है। उसको हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस, और ये एक गंभीर प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी दर्द को आप जो है लाइटली मत लीजिए। उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जितनी जल्दी कराएंगे उतना ही आपके लिए सेफ़ है, सुरक्षित है आपके लिए। बिल्कुल। जैसे कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक हमारा चल रहा है, उसमें मैम इज़ इट सेफ टू अंडरगो फॉर एनी सर्जरी? कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो हमारे लिए भी एक पहेली बना हुआ है। सबके लिए असल में एक पहेली बना हुआ है कि इसमें हमें ऑपरेशन करना कि नहीं करना चाहिए। और साधारणतया मरीज़ भी इसमें डरे हुए हैं, जी मैम। हॉस्पिटल में नहीं आना चाहते हैं, उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि हमें हॉस्पिटल में आने से ये इन्फेक्शन नहीं लग जाए। तो जहाँ तक हमारा ये हम जो राय अभी देते हैं कि भाई आप अगर आपकी बीमारी ऐसी है जिसमें आप थोड़ा टाइम बाई कर सकते हैं और एकदम से इमीडिएटली ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है जी, तो आप थोड़े दिन वेट करिए, दवाइयों पर रहिए, और जब ये अपना पेंडेमिक थोड़ा सा शांत हो जाए या इसका कोई ट्रीटमेंट निकल जाए तब आप आकर के अपना ऑपरेशन करवाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकदम से इमरजेंसी हो जाती है जी, और उसमें रुकना जो है वो पेशेंट के लिए हितावह नहीं है। अगर हम ऑपरेशन पोस्टपोन करें तो शायद उसके लिए जोखिम हो जाए। तो ऐसी केसेस में हम बहुत सारी सावधानी लेकर के ऑपरेशन करते हैं। सावधानियां क्या लेते हैं कि हम पहले उसका कोविड-19 टेस्ट करते हैं, पेशेंट का टेस्ट करते हैं इसका, और उसके सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो हाई रिस्क तो नहीं है, उसको कोविड तो नहीं है। अगर वो कोई रिस्क फैक्टर है लाइक डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट डिजीज़ है, उन सबको कंट्रोल इमीडिएटली करते हैं और कोविड का टेस्ट करके फिर उसको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। और कोविड का ऑपरेशन करने में जो सर्जिकल टीम होती है, एनेस्थीसिया की टीम होती है और ओटी का स्टाफ होता है, उसको भी थोड़ा डेंजर रहता है पेशेंट से उनको इन्फेक्शन होने का। बिल्कुल। तो इसके लिए भी हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। और हम जो है वो सारी जो पीपीई किट कहते हैं ना, जिसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी पॉपुलर है, कि पूरी की पूरी जो किट हम पहन करके सारे स्टाफ मेंबर्स जो भी ऑपरेशन थिएटर में होते हैं सब वो किट पहनते हैं, मास्क बराबर लगाते हैं, हेड शील्ड लगाते हैं और फिर उसको ऑपरेशन करते हैं। पूरी सावधानी बरतते हैं कि पेशेंट को हमारा इन्फेक्शन नहीं लगे और पेशेंट का इन्फेक्शन हमारी टीम को नहीं लगे। इस सब का पूरा ध्यान रखें और फिर ऑपरेशन करते हैं। जो हमारा ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है उससे पहले कोविड-19 के जो टेस्ट होते हैं वो कराना ज़रूरी है मैम? हाँ, साधारणतया जो हम ऑपरेशन करते हैं, जो भी ऑपरेशन मतलब मेजर होते हैं या मीडियम्स के होते हैं जिसमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसके पहले हम ये टेस्ट ज़रूर कराते हैं जिससे हमें पता चले कि पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं है जी। तो हम उसके हिसाब से सावधानी बरत सकें और पेशेंट के लिए भी सुरक्षित है, हमारे लिए भी सुरक्षित है, हमारी टीम के लिए भी ये सुरक्षित है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी जैसे मैम आपने कहा कि कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी है उन्हें और सर्जरी कराना ही अब एकमात्र सॉल्यूशन है, हाँ, तो सर्जरी कराने के बाद में जो कोविड का अभी ये चल ही रहा है, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए किसी पेशेंट को? जो प्रिकॉशंस सब लोग रखते हैं हम जी, और जिसको हम कहते हैं आजकल यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जी, वो प्रिकॉशंस उसको रखनी ज़रूरी है और वो अभी जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है तब तक रखनी पड़ेगी जी। और वो प्रिकॉशन है कि आप किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो मास्क पहन के रखिए जी, और मास्क जो है वो प्रॉपरली पहनिए। कई बार हमने देखा है कि मास्क जो है गले में टंगा हुआ रहता है या यहाँ ठुड्डी के ऊपर रहता है, नाक और मुंह खुले रहते हैं, तो ये खतरनाक है। आप नाक और मुंह दोनों अच्छे से ढके हों, ऐसा मास्क पेशेंट भी पहने और पेशेंट को जो अटेंड करते हैं वो लोग भी पहने।
हाँ, अगर आप अकेले हैं कमरे में और कोई आपके आसपास नहीं है, उस वक्त आप मास्क हटा सकते हैं। जी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है एक डिस्टेंस बना के रखें, फिज़िकल डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस। तो जैसे अगर आपके पास में कोई आया है, कोई आपकी खबर निकालने आया या कोई कुछ देने के लिए आया है, तो हो सकता है तो उससे अगर आपको बात करनी है तो कम से कम 2 गज की दूरी से बैठ करके उससे बात करें। जी। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो है वो हाइजीन, मतलब स्वच्छता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी कपड़े, बर्तन और जो आपकी टॉयलेटरीज़ वगैरह आपके कांटेक्ट में आती हैं, वो सब बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए। जी। और जो आपके डिस्पोजल्स हैं, जो आपको डिस्कार्ड करना है, जो भी चीज़ें, कपड़े लत्ते, टिश्यूज़ वगैरह, उनको आप जो है वो इधर उधर नहीं डिस्कार्ड करें, उसको प्रॉपरली, जो उसका प्रॉपर डस्टबिन है उसमें ही उसको जाना चाहिए। जी। कपड़े जो हैं वो अच्छे से डेली वॉश होने चाहिए और विथ डिटर्जेंट। और अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसका अलग उसका रिजीम है, लेकिन जो कोविड नेगेटिव है उसको अपने साबुन पानी या डिटर्जेंट से उसको डेली उसको वॉश करने चाहिए। गर्मी का टाइम है, 2 बार भी हो सकता है चेंज करना पड़े, पसीने वगैरह आए तो। मतलब मेन चीज़ ये है कि हाइजीन का ख्याल रखिए। तो 3 चीज़ें ख़ास हैं, मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए और हाइजीन रखिए। हाथों को बार बार धोइए, मतलब जब भी आप, जैसे आपने टेबल छुई, आपने दवाई छुई, आपने उसके खाने के बर्तन छुए, जी। उसके पहले आप ज़रूर हाथ धोइए। बिल्कुल। पेशेंट को दवाई भी देनी है तो हाथों को धो करके फिर उसको दवाई दीजिए। इन चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोविड से बचे रहने की पूरी उम्मीद है कि आपको कोविड नहीं होगा। जी। कोविड से सतर्कता के लिए तो मैम हम ये सारी चीज़ें सब लोग कर रहे हैं, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। इम्यूनिटी जो है, जिसकी वजह से कि जिनमें इम्यूनिटी है उनको खतरा कम है, ऐसा कुछ है मैम? देखिए, इसके बारे में मैं 100% गारंटी के साथ, साधारणतया कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, कोई फंगस हो, अगर आप कमज़ोर हैं, इम्यूनिटी कम है, लड़ने की क्षमता कम है शरीर में, तो वो इन्फेक्शन आपके ऊपर हावी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कोविड के लिए भी ऐसा ही है, अगर आप कमज़ोर हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी रक्षण शक्ति कम है, तो आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आप ज़्यादा ससेप्टेबल हो उसके लिए। तो इम्यूनिटी तो हमेशा बना के रखनी चाहिए। तो आप इसके लिए अपना खाएं, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं। और इम्यूनिटी बढ़ाने की जो आजकल काफ़ी दवाइयाँ भी आ रही हैं, आयुर्वेद में आ रही हैं, होम्योपैथ वाले भी दे रहे हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हैं अगर आप सोचते हैं कि ये हमारी रक्षण शक्ति बढ़ाएगा। बिल्कुल। पर हाँ, साथ साथ में अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को भी बना के रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके ऊपर कोई भी दुश्मन अटैक करेगा तो शरीर उसको अच्छे से लड़के जवाब देगा, उसको दुश्मन को हरा भी देगा। जी। इसके लिए आप नियमित एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, बहुत ज़रूरी है। व्यायाम, डाइट मतलब अच्छा भोजन और रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड एंड हाइजीन, these 3 things will prevent you from all the diseases which are infective in nature. बिल्कुल मैम। एंड मैम, जैसे हमने कोविड पे हमने अभी बात की और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है और कैसे हमें खुद को स्वस्थ रखना है और हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी स्वस्थ रखना है। जैसे हम लोग मैम अपेंडिसाइटिस की बात कर रहे थे थोड़े समय पहले, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक आम आदमी क्या इस तकलीफ़ से बच के रह सकते हैं? हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिनसे हमें फ्यूचर में ये तकलीफ़ ना हो? देखिए, अपेंडिसाइटिस की बीमारी एकदम हम कहते हैं कि टोटली प्रिवेंटेबल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी इटियोलॉजी यानी इसके होने के कारण भी जो है बहुत क्लियर नहीं है। पर फिर भी ये देखा गया है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अनहाइजेनिक फूड, irregular food and I mean what you call indigestion, these 3 things you should prevent so that you don't get to this disease very easily. Okay. जल्दी से नहीं हो आपको। बिल्कुल। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल
भी एक कॉज हो सकता है इस हाँ, चीज़ के अगर लिए। आप रेगुलरली खा नहीं रहे हैं, आपका खाने का टाइम ठीक नहीं है, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप इरेगुलर है डाइट के अंदर, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, जी। कभी आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, कभी लंबे टाइम तक भूखे रह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे कि आपकी एक रेगुलर बावल हैबिट जो होती है, अगर वो रहे तो बहुत सारी आंतों की बीमारियां आपको नहीं होंगी। नॉट ओनली अपेंडिसाइटिस, पर दूसरी जैसे अमीबाइसिस है, कोलाइटिस है, ये सब बीमारियां भी आपको नहीं होंगी। बिल्कुल। मैम जैसे अभी आज हम लोगों ने अपेंडिसाइटिस पे बात की और हमने कोविड पे भी बात की, तो कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे सारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं इसके ऊपर? मैं व्यूअर्स अभी सभी दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखें, अपने शरीर की क्षमता, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएं। अगर आपको इस दौरान कोई सिम्टम्स या बीमारी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, तो उसको बहुत देर तक निगलेक्ट नहीं करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी डायग्नोसिस कराएं और ट्रीटमेंट लें। अभी आपके दिमाग में जो इतना भय बैठ गया ना कि हॉस्पिटल में जाते ही हमें कोविड का इन्फेक्शन हो जाएगा, उस भय को आप दूर कर दें। क्योंकि हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, हम पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं कि कोविड की एरिया जो है वो बिल्कुल अलग है नॉन कोविड के एरिया से। जी। तो आपको अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो कोविड इन्फेक्शन होने का चांस नहींवत है। सब चीज़ें हमारी अलग है। पेशेंट के आने का रास्ता, उसका वार्ड, उसके लिए लेबोरेटरी, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी और ऑपरेशन थिएटर, ये सब हमारे सब कुछ अलग है। बिल्कुल। तो कोविड एरिया और नॉन कोविड एरिया बिल्कुल अलग है। तो हॉस्पिटल में आने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट हम अपोलो हॉस्पिटल के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप जो है वो आप कोविड लेकर के नहीं जाएंगे। पूरी जो है वो कोशिश यही करते हैं कि आपको स्वस्थ करके भेजें, कोविड दे करके नहीं भेजें। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर मंजुलता आचलिया मैम। उन्होंने हमें अपना टाइम दिया एंड हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उन्होंने। सो इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मैम, यू कैन विजिट आवर website askapollo.com or you can call 7698815115. डॉक्टर मंजुलता आचलिया मैम हैं। शी इज़ अवेलेबल एट आर हॉस्पिटल अहमदाबाद, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद. So you can consult with her or you can consult online with her or you can call 7698815115. Thank you.